हेलो क्लास 10th एनआईओ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। फाइनली आपका हिंदी का एग्ज़ाम हो गया है और आप लोगों के लिए जो मैंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस निभाने का समय आ गया है। मैंने कहा था आपको कि पेंटिंग का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। इसमें 20 क्वेश्चन होने जा रहे हैं जिसके अंदर आप गद्यांश भी देखेंगे, इसके अलावा आप एमसीक्यूज भी देखेंगे, बड़े क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, बहुत कुछ आपको इस वीडियो में दिखने वाला है, तो आपको इस वीडियो में मज़ा आने वाला है। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर वो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इसके बाद आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको हिंदी का पेपर कैसा लगा और कैसा गया आपका एग्ज़ाम। ठीक है, और जो मैंने पढ़ाया था क्या उसमें से आया नहीं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो पहले जाकर वो ज्वाइन कर लीजिए और नीचे मेरा नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बिना पीडीएफ के आप ये वीडियो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो आंसर्स है ना वो पीडीएफ के अंदर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और सारी सॉल्यूशन मैं यहाँ से बोल कर करने वाला हूँ। ठीक है, आपको दिखने कुछ नहीं वाला, सब सुनने वाला है। ठीक है, ऊपर से कैप्शन ऑन कर लीजिएगा, सीसी करके लिखा होगा। कैप्शन ऑन करने के बाद नीचे जो भी मैं बोलूँगा वो सारा का सारा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट नोट लगता है आपको वो कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, सो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पेंटिंग का, क्लास 10th पेंटिंग फुल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हीनयान चरण की पहचान किससे है। ऑप्शन है थेरवाद बौद्ध धर्म से, महायान बौद्ध धर्म से, वज्रयान बौद्ध धर्म से, या बौद्ध धर्म का कोई भी चरण ही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, उत्तर है बौद्ध थेरवाद बौद्ध धर्म। ठीक है, थेरवाद बौद्ध धर्म से हमें हीनयान चरण की पहचान मिलती है। ठीक है, तो आंसर इसका ए था। ठीक है, क्लियर। चलिए सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन है, दी नाइट वॉच कलाकृति को किसने चित्रित किया है। तो इसका जो आंसर है रैम्ब्रांड है। ठीक है, तो इसका आंसर है रैम्ब्रांड, और रैम्ब्रांड ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया। ऑप्शन आप देख लेना, मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं लग रही ऑप्शन की। चलिए, सो डांसिंग गर्ल मूर्तिकला का माध्यम क्या है, यानी किस माध्यम से बनाई गई है। चलिए देखते हैं चार ऑप्शन क्या है हमारे सामने। तो चारों ऑप्शन है हमारे सामने, मिट्टी, पत्थर, धातु या फाइबर। तो इसका आंसर है पत्थर से बनी हुई डांसिंग गर्ल है। चलिए मुझे कमेंट में बताइए कि जो डांसिंग गर्ल है वो कहाँ पाई गई थी, यानी किस जगह पे पाई गई थी। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, चलिए सो आगे देखते हैं, क्यूबिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई है। न्यूयॉर्क से हुई है, पेरिस से हुई है, सिडनी से हुई है, कहाँ से हुई है बताइए। तो क्यूबिज्म की जो शुरुआत है ना वो पेरिस से हुई है। कहाँ से हुई है, पेरिस से हुई है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो क्यूबिज्म की जो शुरुआत है वो पेरिस से हुई है। अगला क्वेश्चन है, 5th कलाकार राजा रवि वर्मा के लिए सही विवरण चुनें। वह पश्चिमी तेल चित्रकला से प्रभावित थे, या जापानी चित्रकला से प्रभावित थे, वह चीनी चित्रकला से प्रभावित थे, वह भारतीय लोक चित्रकला से प्रभावित थे। गलत, वह पश्चिमी तेल चित्रकला से प्रभावित थे। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियोस में भी देखी थी, जो 9 वीडियो मैंने आपको कराई थी, और अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाकर वो देखिएगा, ताकि आपको यहाँ पे सारे आंसर सही करने में भी अच्छा लगे। ठीक है, क्लियर। चलिए तो आगे देखते हैं 6 क्या है हमारे सामने। 6 क्वेश्चन है हमारे सामने, उस ग्राफिक कलाकार का चयन करें जिसने राहत तकनीक के साथ काम किया। ठीक है, सो मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूँगा, ऑप्शन आप खुद देख लीजिएगा। कृष्णा रेड्डी और इंटेग्लियो ने क्या किया था, राहत तकनीक के साथ काम किया था। ठीक है, ऑप्शन में विनोद बिहारी भी है, कृष्णा रेड्डी और इंटेग्लियो भी है। ठीक है, सिल्क ग्रीन भी है। ठीक है, विनोद बिहारी और इंटेग्लियो भी है। ठीक है, तो आंसर जो है वो सी है, मैंने आपको बता दिया। चलिए तो 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने, और 7th क्वेश्चन है हमारे सामने, अति यथार्थवाद। ठीक है, 7th क्वेश्चन है अति यथार्थवाद और उसके विकास से संबंधित शब्दों का चयन करें। सो इसका जो आंसर है वो मनोविश्लेषण और सपनों की बात कर रहा है। ठीक है, अति यथार्थवाद मतलब मनोविश्लेषण और सपने। ठीक है, तो ऑप्शन खुद देख लीजिएगा। चलिए तो 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 8th क्वेश्चन है, डांसिंग गर्ल मूर्तिकला राज्य की आधुनिक जनजातियों को संदर्भित करती है, यानी कौन सी जगह की मूर्तिकला है डांसिंग गर्ल। ठीक है, तो ऑप्शन तो आप देख लीजिएगा जो भी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर की बात कर रहा हूँ और आंसर है हमारे सामने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा 9वां क्वेश्चन है हमारे सामने, उस कलाकार की पहचान करें जिसने रॉकेट कलाकृति के साथ काम किया था। सो आंसर है क्या, कृष्णा रेड्डी। ठीक है, क्या है आंसर, कृष्णा रेड्डी। और ये टॉप 9
MCQ आपके पेपर में थे। अब हम करेंगे गद्यांश, ठीक है, अनुच्छेद पढ़कर उसका आंसर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। चलिए सो आगे देखते हैं। सो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी, और सेक्शन बी में हम देखेंगे अनुच्छेदों को पढ़ना है और उसके उत्तर देना है, ठीक है। तो अनुच्छेद देखते हैं। पहला है गुप्त काल की कला मंत्रमुग्ध करने वाली परंपरा और नवीनता का मिश्रण है और कला का स्वर्ण काल है। इस काल की कला अपनी शास्त्रीय शैली के लिए जानी जाती थी, ठीक है। और ब्रश के प्रत्येक स्ट्रोक के साथ कलाकार एक कथा बुनता है जो समय से परे है, अतीत को वर्तमान से जोड़ती है, रंग और रूप में उसकी महारत भावनाओं की एक सिम्फनी बनाती है और जो खुशी और चिंतन की भावनाओं को जगाती है। अजंता की दीवार पेंटिंग रचनात्मक की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, दुनिया के बीच एक पुल और उन सभी को प्रेरित करता है। और देखिए ये आप ना खुद पढ़ लीजिएगा ये, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 7th का, गुप्त काल को अपनी शैली के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है ये आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो गुप्त काल को अपनी शैली के लिए स्वर्ण काल इसलिए माना जाता है क्योंकि अनुच्छेद जब 1 पढ़ेंगे ना तो आपको उसके अंदर पढ़ा हुआ, मतलब उसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में, कि गुप्तकाल कला का स्वर्ण काल था और वह अपनी शास्त्रीय शैली के लिए जाना जाता था, ठीक है। अजंता की दीवार पेंटिंग निश्चित रूप से गुप्त काल की कला का एक महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन यह एकमात्र योगदान नहीं है, ठीक है। यानी कि मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने पहले ये PDF नहीं लिया है तो जाके टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप से ले सकते हैं, इंस्टाग्राम से कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में आप ये देखते रहिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे को हिंदी में नहीं मिला ये क्वेश्चन पेपर, क्योंकि सारा का सारा इंग्लिश में ही देखने को मिल रहा है हर जगह। तो मैंने पहले इसको कन्वर्ट किया है PDF में और उसके बाद मैंने फिर इसके आंसर्स वगैरह ढूंढे, ठीक है। तो बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में, ठीक है। वीडियो बनाने में इतना टाइम नहीं लगा जितना मेरे को ये PDF में बनाने में लगा, ठीक है। सो ये PDF आप जरूर ले लीजिएगा, उसके बाद आपको ये आंसर सामने देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट में हमारे सामने क्या लिखा हुआ है कि गुप्त काल को अपनी शैली के लिए स्वर्ण काल इसलिए माना जाता है क्योंकि वह अपनी शास्त्रीय शैली के लिए जाना जाता है, ठीक है, शास्त्रीय शैली। चलिए तो अगला देखते हैं शास्त्रीय शैली के बाद कि डैश दीवार पेंटिंग गुप्त वंश का सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। यानी कि कौन सी जो दीवार पेंटिंग है वो गुप्त काल के लिए बहुत बड़ी पेंटिंग है, बताइए मुझे। तो बी में हम आंसर देखते हैं अजंता की दीवार, ठीक है। बी में हमें देखने को मिलता है कि अजंता की जो दीवार है ना वो पेंटिंग गुप्त वंश का सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। चलिए तो 8th क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव राजवंश का एक महत्वपूर्ण मंदिर स्थल कौन सा है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये आप पढ़ लीजिएगा पैसेज, उसमें से मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पैसेज पढ़ूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा ये वीडियो, और इतना लंबा वीडियो आपको देखने की आदत नहीं है, ठीक है। तो महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम जो है वो पल्लव राजवंश का एक महत्वपूर्ण मंदिर स्थल है, ठीक है। चलिए तो 9th क्वेश्चन है हमारे सामने, एक चोल कलाकार तकनीक में डैश में उत्कृष्ट थे। यानी चोल कलाकार जो थे ना वो तकनीक में उत्कृष्ट थे, कौन से में। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है व्याख्या अनुच्छेद 1 में देखना आप कि चोल कला अपनी उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए थे? कांस्य मूर्ति, ठीक है। कांस्य मूर्तियों के लिए चोल काल बहुत ज़्यादा फेमस था, क्लियर, और प्रसिद्ध थे, जो खोई हुई मोम प्रक्रिया का उपयोग करके बनाई गई थी और यह तकनीकी प्रवीणता चोल कलाकारों की कुशलता का प्रमाण था, ठीक है। चलिए तो 10th क्वेश्चन है हमारे सामने, आधुनिक डैश काल में पश्चिमी कला का उदय हुआ। तो किसके काल में आपको पश्चिमी कला का उदय होते हुए दिखता है, बताइए। तो इसका आंसर जो है वो आप देखेंगे चोल काल में, ठीक है। चोल काल में हम आधुनिक चोल काल में देखने को मिलेगा कि उस समय में सबसे ज़्यादा वो जो पश्चिमी कला थी ना बहुत ज़्यादा फेमस देखने को मिलती है, क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 10th क्वेश्चन है, पल्लवों ने चालुक्यों का मिश्रण किया डैश शैलियों में। यानी कि जो पल्लव थे ना उन्होंने चालुक्यों का मिश्रण किस में किया, तो आप यहाँ पे लिख देना किसका, द्रविड़ और चालुक्य, ठीक है। यानी कि द्रविड़ और चालुक्य व चालुक्य, ठीक है। इस शैली में हमें देखने को मिलते हैं मंदिर उस समय के, ठीक है। उस समय के जो भी पेंटिंग वगैरह थी ना तो वो द्रविड़ व चालुक्य पेंटिंग में ही देखने को मिलती है हमें, ठीक है। पल्लवों के समय की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 11th का ए देखते हैं, डैश अपने उत्कृष्ट रॉक कट मंदिरों और जटिल मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। यानी कि कौन इनमें से हैं जो रॉक कट और मंदिरों और जटिल मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देना किसके बारे में लिखोगे, बताइए। हाँ ऑब्वियस सी बात है, हम एक ही वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी तक, तो पल्लव राजवंश,
ठीक है। पल्लव राजवंश जो है ना वो अपने रॉक कट मंदिरों के लिए फेमस थे। क्लियर। तो एक कहा था हमने हमसे करने के लिए, तो हमने उत्कृष्ट रॉक कट वाला ये वाला कर लिया था, ठीक है। पल्लव राजवंश वाला कर लिया था हमने ये वाला, ठीक है। चलिए तो बी छोड़ दीजिए, आगे चलिए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 2, यानी अनुच्छेद 2 में लिखा है 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में उभरी आधुनिक पश्चिमी कला ने पारंपरिक मानकों को तोड़ दिया और प्रभाववाद, धनवाद, यथार्थवाद और अमूर्त अभिव्यक्तिवाद जैसे आंदोलनों ने कलात्मक अभिव्यक्ति को फिर से परिभाषित किया, ठीक है। सो आप एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसमें से आपको आंसर ढूंढने हैं। चलिए तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, ढूंढे हुए जो भी मैंने ढूंढे थे, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है हमारे सामने। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद। तो क्वेश्चन 12th है हमारे सामने, आधुनिक पश्चिमी कला ने परंपरा को तोड़ दिया। सही है या गलत है बताइए मुझे, बताइए। क्या पश्चिमी कला को आधुनिक जो वो थी उन्होंने तोड़ दिया या नहीं तोड़ दिया, बताइए, ठीक है। सो आधुनिक पश्चिमी कला ने परंपरा को तोड़ दिया, बिल्कुल सही है ये आंसर, ठीक है, बिल्कुल तोड़ दिया। अगर आपने ध्यान, मैं क्या फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप ऊपर वो पढ़ेंगे ना, व्याख्या पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ सही है या गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो सही है, ठीक है, तोड़ दिया। चलिए डैश है, अगला है बी, कलाकारों ने आधुनिक आंदोलनों को जन्म देते हुए परंपराओं की सीमाओं को तोड़ दिया। तो बी बताइए मुझे कि क्या सारे सीमाओं को उन्होंने तोड़ दिया, आपको ऐसा लगता है? चलिए तो जाहिर सी बात है, बदलता रहा है तो ऑब्वियस सी बात है तोड़ भी देगा, तो ट्रू है, ये भी सही है, ठीक है, ट्रू है। पारंपरिक कला ने कलात्मक अभिव्यक्ति को फिर से परिभाषित कर दिया, यानी 13th का ए है कि पारंपरिक जो कलाकार थे उन्होंने सब कुछ बदल के आगे अपने आप को बदल दिया, बिल्कुल परंपरा को क्या है, अभिव्यक्ति को फिर से परिभाषित कर दिया। बताइए, या मैं बस एक ही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप बताइए, देखिए पारंपरिक जो कलात्मक अभिव्यक्ति है ना, उन्होंने क्या किया कि अनुच्छेद 2 में अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि नए आधुनिक जन्म आंदोलनों को जन्म देते हुए परंपराओं की सीमाओं को तोड़ दिया, ठीक है, क्लियर। तो ये तो ट्रू था ऊपर वाला। 13th का ए देखते हैं, बताइए क्या है 13th का ए। चलिए सो 13th का बी देखेंगे क्योंकि बी ज़्यादा आसान है ए से, ए के कंपैरिजन। तो ए तो कुछ भी है, आप देख लीजिएगा। बी में है पश्चिमी कला ने नई प्रौद्योगिकियों के साथ विकसित हो रही थी, ठीक है। तो ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। तो आंसर है पश्चिमी कला नई प्रौद्योगिकियों के साथ विकसित हो रही थी। अनुच्छेद 2 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आधुनिक पश्चिमी कला लगातार विकसित हो रही थी और नई प्रौद्योगिकियां और दृष्टिकोणों को शामिल करके ये परंपरा कला से अलग है जो आमतौर पर समय के साथ बदलती रहती है। बिल्कुल, देखिए अगर वो बात कर रहा है तो ये भी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि समय के साथ साथ बदल रही है ना, तो आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने, मगर उससे पहले हम देखते हैं कि कला को समाज की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया ही या नहीं किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बताइए, कला को समाज के, तो ये इसका आंसर भी है ट्रू, ठीक है, ट्रू है ये भी, मतलब सारे सही हो गए, कोई गलत तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। प्रभाववाद एक पश्चिमी पारंपरिक कला है, ठीक है। प्रभाववाद जो है ना वो पारंपरिक कला है या नहीं ये बताइए। तो गलत, ये फॉल्स है, सिर्फ एक फॉल्स आया, बाकी सब ट्रू आए ऊपर से, ठीक है। चलिए सो आगे देखते हैं। 30 शब्दों में आपको उत्तर देने, कोई से भी न्यूनतम देने, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 16th है हंस दमयंती चित्रकला का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये रहा हंस दमयंती चित्रकला जो है उसका वर्णन कीजिए। तो कैसे आप वर्णन करेंगे बताइए मुझे। तो आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा, देखिए मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वही टेलीग्राम ग्रुप पे देख लीजिएगा। तो हंस दमयंती चित्रकला राजस्थानी कला की एक प्रसिद्ध कृति है जो रामायण के एक प्रसंग को दर्शाती है। इसमें दमयंती एक सुंदर रानी है, हंस के साथ बातचीत कर रही है और उसे अपने पति राजा नल के बारे में बता रही है। ये चित्रकला अपनी जटिल रंग योजना, विस्तृत विवरण और सुंदर पात्रों के लिए जानी जाती है। हंस को शानदार ढंग से सजाया गया है और दमयंती को एक सुंदर पोशाक और आभूषणों से चित्रित किया गया है, ठीक है। और ये चित्रकला प्रेम, भक्ति और जीवन की नश्वरता जैसे विषयों को दर्शाती है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ कि इन सब के बारे में हम पहले 9 वीडियो पढ़ चुके हैं उसके अंदर, अगर आपने 9 वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको उन्हीं में से मिलेंगे, ठीक है। 17 है कृष्णा रेड्डी प्रिंट मेकर के काम का उदाहरण देकर वर्णन कीजिए, ठीक है। तो कृष्णा रेड्डी प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे, इन्होंने प्रिंट मेकिंग को अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उनकी कृतियाँ ज्यामितिक आकृति, रेखाओं और रंगों के प्रयोग के लिए जानी जाती थी। उनकी प्रसिद्ध प्रिंट मेकिंग कृतियों में से एक रॉकेट है। यह प्रिंट एक विशाल रॉकेट को दर्शाता है जो आकाश में उड़ रहा है और जो प्रगति और आधुनिकता के विषयों का प्रतीक है, ठीक है। डी ने विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया है जिसमें लिनो प्रिंटिंग, एचिंग और वुड कटिंग शामिल है।
उनकी प्रिंटिंग में अक्सर बोल्ड रंग और तेज रेखाएं होती हैं जो कि एक शक्तिशाली और गतिशील प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, सो फिर से कह रहा हूँ कि ये आपको बस पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको याद तो करा नहीं सकता। याद करने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सो 18th क्वेश्चन हमारे सामने, किसी भी भित्ति चित्र का उदाहरण लेते हुए, ठीक है, अजंता का उपयोग करते हुए चित्रकला तकनीक के बारे में लिखी है। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं बौद्ध कला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, बौद्ध कला के खजाने और उनकी भित्ति चित्र दुनिया के बारे में प्रसिद्ध है। इन चित्रों को बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया गया था, जिनमें फ्रेस्को, टेम्परा और गोंद पेंटिंग शामिल है। फ्रेस्को तकनीक में पेंट को गीले प्लास्टर पर चढ़ाया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप टिकाऊ और चमकदार फिनिश होता है। टेम्परा तकनीक में पेंट होता है ना, पेंट को अंडे की जर्दी या गोंद के बांधक के साथ मिलाया जाता है, जो रंगों को और जीवंत चमत्कार बनाता है। ठीक है, चमकदार बनाता है। गोंद पेंटिंग में पेंट को गोंद के बंधक के साथ मिलाया जाता है, जो इसे दीवारों पर मजबूत चिपकाने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो ये इसकी भित्ति चित्र की अजंता के जो उपयोग के लिए चित्रकला की जो वो है ना विशेषता, वो मैंने बताई है। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन है कि मूर्तिकला शैली को समझाने के लिए होयसाल काल के एक उदाहरण का उपयोग करिए। ठीक है, तो होयसाल काल के बारे में बताइए मुझे। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि होयसाल काल की मूर्तिकला अपनी विशिष्ट शैली के लिए जानी जाती है, जो गतिशील, ललित और जटिल विवरणों से भरी हुई है। इस काल की मूर्तियों को अक्सर नृत्य करने वाले देवताओं और देवियों, राक्षसों और पौराणिक प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया है। एक प्रसिद्ध उदाहरण बेलूर मंदिर में नटराज की मूर्ति है। ये मूर्ति भगवान शिव को नटराज के रूप में दर्शाती है, जो नृत्य के देवता मूर्ति को उसकी गतिशीलता, संतुलन और भावना की अभिव्यक्ति के लिए सराहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया 19 क्वेश्चन तक। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो सेक्शन सी है। ठीक है, अब हम उसे देखते हैं क्या है इसके अंदर और डीप में चलते हैं। ठीक है, तो 19वें का जो बी है वो है शांति निकेतन से मध्यकालीन संत भित्ति चित्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि शांति निकेतन से मध्यकालीन संत की जो भित्ति चित्र के बारे में हमने पढ़ा था ना। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, वो 9 की 9 देखिए, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन संत ने भित्ति चित्र शांति निकेतन कला विद्यालय में हमने देखा था कि नंदलाल बोस द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध कृति थी। किसने बनाई थी याद है? शांति, ये वाली जो थी मध्यकालीन संत है ना, ये बनाई थी नंदलाल बोस ने। किसने? नंदलाल बोस ने। ठीक है, तो नंदलाल बोस ने जब ये बनाई थी, हमने बात की थी कि उनके द्वारा सबसे फेमस यही वाली कृति थी, और ये चित्र 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत के संतों को दर्शाता है, जो शक्ति और आध्यात्मिकता के प्रतीक है। चित्र में संतों को विभिन्न मुद्राओं और भावों में चित्रित किया गया है, जो प्रार्थना, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वे सादे वस्त्र पहने हुए हैं, उनके चेहरे शांति और आनंद से भरे हुए हैं। चित्र की पृष्ठभूमि में नदी, पहाड़ और पेड़ जैसे प्राकृतिक तत्व दर्शाए गए हैं, जो शांति और सुकून का वातावरण बनाते हैं। मध्यकालीन संत भित्ति चित्र भारतीय कला की एक महत्वपूर्ण कृति है, जो मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन और उसकी आध्यात्मिकता का विरासत में दर्शाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो शांति निकेतन से मध्यकालीन संत के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये था बी। चलिए, सो 28 क्वेश्चन देखना है, और यहाँ से देखिए 20वें क्वेश्चन से सारे जो आपको आंसर करने हैं ना, वो 50 वर्ड में लिखने हैं। कितने वर्ड में लिखने हैं? 50 शब्द में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे 20वां कौन सा है हमारे सामने। तो 20वां है हमारे सामने ए। तो 20वें का ए है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है और उसके बारे में विवरण कीजिए। ठीक है, तो अजंता की जो गुफाएं है ना, वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो औरंगाबाद शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। ये गुफाएं 230 ईसा पूर्व से 450 ईस्वी तक की अवधि में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इनमें भित्ति चित्र, मूर्तियां और स्तूप है, जो बौद्ध धर्म की कहानियों और जातकों को दर्शाते हैं। अजंता की गुफाएं अपनी कलात्मक उत्कृष्टता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो अजंता की गुफाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये बौद्ध भिक्षुओं ने बनाई थी और बौद्धिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में पाई जाती है, औरंगाबाद से 60 किलोमीटर दूरी पे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो 20वां क्वेश्चन है हमारे सामने, गंगावतरण किस राजवंश के अंतर्गत खुदवाया गया था, इसका विवरण बताइए। ठीक है, इसके लिए आपको 70 वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो गंगावतरण मूर्ति जो है वो पल्लव राजवंश के समय में बनवाई थी। किसके राजवंश में? पल्लव। ठीक है, पल्लव राजवंश के समय में हमने देखा था कि गंगावतरण बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान बनाई गई थी। ठीक है, और ये मूर्ति महाभारत के एक प्रसंग को दर्शाती है, जिसमें भगवान शिव गंगा नदी को पृथ्वी पर लाते हैं। पृथ्वी
मूर्ति में भगवान शिव को एक विशाल बैल नंदी की सवारी करते हुए चित्रित किया गया है। गंगा नदी उनके सिर से बालों के झरने की तरह बह रही है। गंगावतरण मूर्ति पल्लव कला की एक महत्वपूर्ण कृति है जो उनकी कलात्मक कौशल और धार्मिक भक्ति को दर्शाती है। ठीक है, और यह मूर्ति महाबलीपुरम में स्थित है जो पल्लव राजवंश की उस समय राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, देखिए फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप मुझसे नीचे नंबर में आपको दे दूँगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पर्सनल सेंड कर दूँगा। बट क्या है कि मैं आपको यहाँ पे नहीं करा सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे को PDF लगाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, और आजकल आपको पता ही है इतनी लंबी लंबी वीडियो आती हैं, उन्हें रिकॉर्ड करो, एडिट करो, वीडियो बनाओ, तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, आप इसकी PDF साथ लेकर बैठिए और साथ साथ में देखिए, आपको सारे आंसर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो 21 क्वेश्चन है हमारे सामने। पाब्लो पिकासो की कोई पेंटिंग ले और बताए कि अमूर्त क्या है। ठीक है, तो पाब्लो पिकासो के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो अमूर्त कला क्या होता है उसे समझते हैं। अमूर्त कला एक आंदोलन है, ठीक है, कला का आंदोलन है जो वास्तविक दुनिया की वस्तुओं या दृश्यों का प्रतिनिधित्व करने से दूर है। यह कलाकार की कल्पना और भावनाओं को व्यक्त करने पर केंद्रित है। अमूर्त कला में आकृतियाँ, रेखाएं, रंग और बनावट का उपयोग अर्थ और भावना पैदा करने के लिए किया जाता है। पाब्लो पिकासो अमूर्त कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। उनकी पेंटिंग लेस डेमोइसेलेस डी एविगन, ठीक है, उसको मूर्त कला का पहला प्रमुख कार्य माना जाता है। ठीक है, और इस पेंटिंग के अंदर आपको महिलाओं के बारे में भी जानने को मिलता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये थे आपके 21 क्वेश्चन तक। ठीक है, मैंने 20 क्वेश्चन बोले थे आपको, ठीक है, फिर भी मैं 21 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक, सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है पेंटिंग्स के 9 चैप्टर, तो पहले वो जाकर वो देख लीजिए। और मेरे को ये कराने की ज़रूरत नहीं थी, रीज़न इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो जो 9 वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने सब कुछ करा दिया था। फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कराया था ना वो पेपर में आ रहा है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए पेपर में आ रहा है। कई बच्चे नेगेटिव कमेंट करते हैं नीचे कि आप गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं या फिर आप गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को। यार देखो, सीधी बात है, जो पढ़ने वाला है ना वो कहीं से भी पढ़ देगा, जो नहीं पढ़ने वाला ना वो ऐसे आके बकवास करेगा कमेंट में, और कुछ नहीं है। आप नेगेटिव कमेंट से दूर रहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, सो पेंटिंग का पेपर आ रहा है आपका, बेस्ट कीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और चैप्टर के साथ, किसी और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और हाँ, धन्यवाद।